तो स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं जुबैर खान और चलिए शुरू करते हैं दमदार समाचार। लगातार पंजाब में गेहूं की खरीद के 37वें दिन आज 2,85,877 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिसमें से 2,25,847 मीट्रिक टन सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदा गया और 30 मीट्रिक टन कारीगरों द्वारा खरीदा गया। पंजाब के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में सरकारी एजेंसियों द्वारा 2,25,847 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। वहीं केंद्र सरकार की एजेंसी यानी एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 20,242 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की। पंजाब के संगरूर में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी डी.के. गर्ग ने एक नाबालिग बच्चे से बदसलूकी करने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। दरअसल बच्चे की गलती इतनी ही थी कि उसकी मोटरसाइकिल उनकी महंगी कार से टकरा गई। बता दें कि डी.के. गर्ग ने नाबालिग बच्चे को इतनी बुरी तरह से पीटा कि बच्चे का डर के मारे पेशाब तक निकल गया। पुलिस पीड़ित बच्चे हैप्पी से पूछताछ कर रही है। हैप्पी ने बताया कि वो संगरूर के मंगलवार गांव का रहने वाला है और हॉस्पिटल से अपनी मां को घर ले जाने आया था। अचानक ही उनकी मोटरसाइकिल एक कार से टकरा गई, जिसके बाद कार के मालिक ने उसे जमकर पीटा। हैप्पी सिंह ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੰਗਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਮਾਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਲੈਣ? ਮੰਮੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜੀ, ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ। ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੁੱਟਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ? ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਗਲਤੀ ਉਲਟੀ ਤਾਂ ਮੰਗਾ ਲਈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੁੱਟੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ FIR ਦਰਜ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੁੱਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਖਾਸਾ ਕੁੱਟੀ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਡੀ.ਕੇ. ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀ.ਕੇ. ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਡੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 17.5 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਬਸ ਫਾਰ ਗਿਆ। ਡੀਏ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ, ਡੀਏ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੀ ਡੀਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਹੀਕਲ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। अच्छा जी, फिर उन्होंने फोन किया था? पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। अब केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन पर मेदिनीपुर से हमले की खबर आई। बताया जा रहा है कि उन पर केजीटी ग्रामीण विधानसभा के पंचखुड़ी में हमला किया गया है। उनकी कार के शीशे तोड़ दिए गए। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, पश्चिमी मिदनापुर के दौरे के दौरान मेरी गाड़ी पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, शीशे तोड़े गए, मेरे पर्सनल स्टाफ पर भी हमला किया गया, मुझे अपना दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनावी मतगणना के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किए गए हिंसा के विरोध में अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने ममता बनर्जी का एक पोस्टर जलाकर एक दिवसीय उपवास सत्याग्रह समाप्त किया। वहीं उपवास खत्म करने के बाद परमहंस दास ने पश्चिम बंगाल में निर्दोषों की हुई हिंसा के हालात पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगना चाहिए। उन्होंने इसका आग्रह राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद से किया है। साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि पीएम नरेंद्र मोदी दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। पश्चिमी बंगाल के हालात बेहद चिंताजनक हैं। बंगाल में हिंसा के विरोध में मेरा 24 घंटे का उपवास सत्याग्रह पूरा हुआ। उसकी पूर्णाहुति पर मैंने ममता बनर्जी का पुतला दहन किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी से मैं मांग करता हूं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठिया और रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता दे दी गई है, उनकी नागरिकता खत्म करके देश से बाहर किया जाए। और इस समय पश्चिम बंगाल के हालात जो है ममता बनर्जी ने पाकिस्तान जैसे कर दिया है। जिस तरह से पाकिस्तान में जो बचे खुचे हिंदू हैं
वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं। ठीक उसी तरह से ममता बनर्जी के जो अनुयायी हैं, टीएमसी के जो गुंडे हैं, इस समय की हालात वहां इस तरह हो गई है कि अगर कोई जय श्री राम बोल दे रहा है, कोई वंदे मातरम बोल दे रहा है, कोई भारत माता की जय बोल दे रहा है, तो उसकी हत्या हो जा रही है। अगर वहां टीएमसी के गुंडों को पता लग गया कि ये भाजपा के वोटर हैं, तो उनका घर जला दिया जा रहा है। आखिर जनता का क्या दोष है? और लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वो किसी का भी प्रचार कर सकता है, किसी को वोट दे सकता है, किसी का झंडा लगा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर भाजपा का झंडा कहीं लगा हुआ है तो टीएमसी के गुंडे उसका घर जला देंगे। और इस समय तमाम लोग खामोश है। क्यों खामोश है भाई? वैसे तो लोग अवार्ड वापस करने लग जाते हैं, तमाम बॉलीवुड में हाहाकार मच जाता है, तमाम लोग चिल्लाने लग जाते हैं। इस समय न तो कोई कांग्रेसी चिल्ला रहा है, न तो कोई वाम दल का व्यक्ति चिल्ला रहा है, न कोई कम्युनिस्ट चिल्ला रहा है। जबकि लोकतंत्र में अगर कोई भी व्यक्ति किसी का भी चयन। यूपी में राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मनोज कुमार ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए। इनमें 8,176 ग्राम प्रधान, 7,32,000 ग्राम पंचायत सदस्य और 75,852 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 3,050 जिला पंचायत सदस्य के पद मौजूद है। उन्होंने कहा कि 13 लाख उम्मीदवार इस चुनाव में खड़े हुए थे। इनमें 12 लाख से ज्यादा सरकारी अधिकारियों और 4 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों ने जिला प्रशासन के नेतृत्व में पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक पूरा कराया। अमेरिकी गैर लाभकारी संस्था सेवा इंटरनेशनल, जिसने भारत में कोविड-19 राहत प्रयासों के लिए लगभग $8 मिलियन जुटाए हैं। बता दें कि ऐसा सेवा इंटरनेशनल के अनुसार किया गया है। उनके पास अमेरिका और भारत दोनों में काम करने वाले स्वयंसेवक मौजूद हैं, जो धन जुटाने, चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की खरीद और इन अस्पतालों और संस्थानों में काम करने का समन्वय रखते हैं। कोरोना महामारी के दौरान सेवा इंटरनेशनल भारत के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेंट कर रहा है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में सेवा इंटरनेशनल संस्था के कार्यालय में केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए, जहां उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। भारत और दुनिया के सामने कोरोना ने एक बड़ी चुनौती खड़ी की है, लेकिन इस चुनौती का सामना करने के लिए भी देश और दुनिया भर की संस्थाओं ने आगे बढ़कर सहयोग किया है। आज मैं जिस कार्यक्रम में आया हूं सेवा इंटरनेशनल के, इनके दुनिया भर के सहयोगियों ने विशेष तौर पर यूपी और बाकी जगह से हजारों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सहयोग के रूप में भेजे हैं। अब तक लगभग 1800 से ज़्यादा जा चुके हैं। कुल मिलाकर 8000 से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सेवा इंटरनेशनल के माध्यम से देश के अलग अलग कोनों में 22 से ज़्यादा राज्यों में जाने की तैयारी शुरू है और जाने शुरू हो गए हैं। इसी तरह से अलग अलग संस्थाओं ने बहुत बड़ा योगदान किया, देशों ने योगदान किया है। ये लड़ाई सबको इकट्ठे मिलकर लड़नी है। कोरोना को हराएंगे, भारत को जिताएंगे। भारत सरकार ने भी देश के कोने कोने से ऑक्सीजन को लाकर जहां जहां पूर्ति की जरूरत है वहां पूर्ति करने का प्रयास किया है और आगे भी करेंगे। मेडिकल बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कोविड मामले लगातार ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे पहले ही ये बीमारी देश में मौजूद हो। ऐसी परिस्थिति में हमें और ज्यादा चिकित्सकों, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है। जिलाधिकारी, सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट को जितनी संख्या में आवश्यकता महसूस हो बहाली कर सकते हैं। वहीं ऑक्सीजन को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में ऑक्सीजन की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा कोटा केंद्र द्वारा बिहार को दिया गया है। कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है। जहां ऑक्सीजन की जरूरत है वहां ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। देखिए, जिस प्रकार से कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत तेजी के साथ लगातार बढ़ रही है और हम लोग अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ा रहे हैं और नए नए जगहों पर अस्पताल के बेड लगा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हमें और मानव बल की आवश्यकता है, चिकित्सकों की आवश्यकता है, नर्सेज, पैरामेडिक्स स्टाफ की आवश्यकता है। और इसके लिए हमने यह निर्देश जारी किया माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पे कि राज्य के जो हमारे जिलाधिकारी हैं और सिविल सर्जन हैं, मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट, वो जितनी संख्या में आवश्यकता महसूस करते हैं डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ या अन्य मानव बल का,
उसका वो बहाली कर सकते हैं। और डॉक्टरों के लिए, नर्सेज के लिए, इन सभी लोगों के लिए क्या मानदेय होगा उसकी भी राशि सुनिश्चित की गई है इस कोविड काल के लिए, विशेष तौर पे 3 महीने के लिए, ताकि हमें और विशेषज्ञ चिकित्सक मिलें, ताकि हम लोगों की सेवा बेहतर तरीके से कर सकें। इसके अतिरिक्त 1000 और अस्थायी पद सृजित किए गए हैं, जिसके संबंध में 10 मई को सभी जिलों में एक साथ सिविल सर्जन की अध्यक्षता में वॉक इन इंटरव्यू करके भी डॉक्टरों की बहाली की जाएगी। की मात्रा की अभी वर्तमान में आवश्यकता है आज की तारीख में, उससे अधिक का कोटा 214 मैट्रिक टन का कोटा भारत की सरकार के द्वारा बिहार को एलोकेट किया हुआ है। हम उठाव भी उसका कर रहे हैं, लेकिन अभी और उठाव करना और उसके बाद जो रिफिलिंग का काम होता है उसमें हमें और अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करना है, जो काम हम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है और पर्याप्त। वैक्सीन को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि वैक्सीन के अलग अलग दाम के पीछे कोई तर्क नहीं है। जब सीमेंट, स्टील, हवाई यात्रा के दाम पर कंट्रोल किया जा सकता है तो जान बचाने वाली वैक्सीन के दाम पर नियंत्रण क्यों नहीं किया जा सकता? वैक्सीन कंपनी को अगर मुनाफा कमाना ही है तो दूसरी दवाइयों से कमाए। आइए सुनवाते हैं आपको और उन्होंने क्या कुछ कहा। वैक्सीन है वही कंपनी की, तो उसका एक दाम होना चाहिए और सामान्य रेट होना चाहिए जो भारत सरकार को तय करना चाहिए। दूसरा, सब लोगों को लगनी चाहिए। पहले 60 उम्र का मापदंड रखा था, 45 का रखा और अब 18 का कर दिया, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो प्राथमिकता के आधार पर मुझे लगता है कि लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए। और जो कोरोना की महामारी के बारे में लोग रिपोर्टिंग करते हैं, जो पत्रकार फील्ड में जाते हैं, मुझे लगता है उनको फ्रंटलाइन कैटेगरी में घोषित करना चाहिए ताकि सबको वैक्सीन लग सके। क्योंकि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस स्टाफ है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इसी प्रकार पत्रकार भी जो पूरा कवर करते हैं, मतलब मुझे लगता है कि एक बड़ा जोखिम भरा काम कर रहे हैं, तो उनको भी फ्रंट लाइन घोषित कर उनको वैक्सीन लगनी है प्राथमिकता। अभी देखा एक राज्य के अंदर लोग धार्मिक कार्यक्रम कर रहे थे, उससे पहले किया जा रहा था। तो इस तरह से हम न सिर्फ अपनी जान को लेकिन औरों की जान को खतरा पैदा कर रहे हैं। तो मैं लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूँ, कृपया करके इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करें। कुछ हफ्तों तक हम घरों में रहें, यही सबसे बड़ी रक्षा है। और वैक्सीन लगवाएं जितना ज़्यादा हो सके। और हिंदुस्तान दुनिया का वैक्सीन निर्माताओं में सबसे बड़ा देश है। ये अजीब। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जारी हैं दमदार समाचार लगातार। गुरु तेग बहादुर ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 19 ਜੂਨ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो
तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल सरकार ने कोरोना कर्फ्यू और धारा 144 लगाने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस के इस फैसले को उन्होंने विरोधाभासपूर्ण बताया है। साथ ही गरीब मजदूर वर्ग के लिए राहत पैकेज देने की मांग भी की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाने का जो फैसला लिया है ये विरोधाभास वाला निर्णय है। काफी लोगों ने संपर्क किया है, जैसे यहाँ हमारे डॉक्टर धीमा है, वो मेडिकल एक्सपर्ट है, वो अपनी राय दे रहे हैं। और हिमाचल ही नहीं बल्कि जो हिमाचल से बाहर के लोग हैं वो भी हमसे संपर्क कर रहे हैं, उनकी भी जो है मदद की जा रही है। उसी तरह ब्लॉक स्तर पर भी हमने स्पष्ट जो है निर्देश दिए हैं, अगर कहीं कोई परिवार पूरी तरह संक्रमित है तो उन्हें खाना पहुंचाने की भी हमने बात कही है। शिमला में भी हमने जो दायित्व वो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी जो शहरी के अध्यक्ष हैं जितेंद्र चौधरी, इनको दिया है। हालांकि अभी तक इस तरह का कोई आपके पास आया नहीं, अभी आया नहीं, लेकिन अगर कोई इस तरह की मांग आती है तो हम उनके घर खाना पहुंचाएं। दूसरा प्रश्न कि जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें हमारे पार्टी विधायक दल के नेता गए थे, लेकिन ये जो कोरोना कर्फ्यू लगा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें हमारे जो पार्टी के विधायक हैं उनकी सहमति रही। उनके विचार जो है जरूर लिए गए। मेरी जम्मू कश्मीर में बेकाबू होते कोरोना के बाद लॉकडाउन की पाबंदियों ने कारोबार को ठप किया है। पिछले साल की तरह इस साल भी व्यापारियों का कहना है कि उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। वहीं इस पर व्यापारियों ने कहा कि इसकी भरपाई करना उनके लिए आसान नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने 6 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया था। राजधानी श्रीनगर में बाजार बंद होने के बाद सन्नाटा पसर गया। एमपी में उज्जैन साइबर पुलिस ने 2 एएनएम नर्स और एक मेडिकल कर्मी को गिरफ्तार किया है। जहां सरकारी अस्पताल में कोरोना महामारी को आपदा में अवसर बनने का काम कर रही नर्सों की तरफ से किया जा रहा था, वहीं अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रही 2 नर्सों और एक मेडिकल कर्मी को साइबर सेल और थाना कोतवाली पुलिस ने धर दबोचा। इनके पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य इंजेक्शन भी जब्त किए गए। जहां जिला प्रशासन कोरोना महामारी को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में ऐसी वारदात भी अंजाम दी जा रही हैं। प्रदेश और जिले के लिए ये तमाम घटनाएं शर्मनाक हैं। साइबर टीम उज्जैन की एक सफल कार्रवाई सामने आई है, जिसमें टीम को लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग कालाबाजी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजी कर रहे हैं। इस पर टीम लगी हुई थी, तो 2 नर्स हैं वो पकड़ाई है, उनके साथ साथ एक युवक भी पकड़ाया है। जांच में मामला है, जांच जारी है। मैंने इस समय जब उल्टी पड़ती तब डॉक्टरों की टीम भी होगी, तो क्या डॉक्टरों का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इसमें? अभी जांच जारी है, सारे रिकॉर्ड्स हम लोग देखेंगे इसमें, और जिन जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट आएगा सब पे अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। कितने इंजेक्शन कितने रुपए में बेच रहे थे और किस तरीके से ट्रेप हुए हैं? इसमें कुल 5 इंजेक्शन इन्होंने 1 लाख रुपए में सेल आउट करे थे, जिसमें 3 ऑलरेडी एसएस हॉस्पिटल में पेशेंट को लग चुके थे, 2 बचे हैं। कहाँ से लाते थे ये इंजेक्शन? ये जो पेशेंट को गवर्नमेंट द्वारा अलॉट किया जाता था, उसमें नर्सेज का ऐसा कहना है, जो कि उन्होंने अभी बताया है, जानकारी दी है कि 2 जिस पेशेंट के लिए अलॉट होते थे उसमें से ये लोग 1 बचाती थी और 1 को मार्केट में सेल आउट कर दिया। ये एसएस गुप्ता से भी लाने में बताया जा रहा, तो उनके वहाँ पर कुछ कार्रवाई की जा रही? नहीं, वहाँ पर अभी जांच जारी है उसकी, और हम लोग चेन फाइंड आउट करके फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। कितनी चेन हो सकती है, कितने लोग हो सकते हैं? यूपी के मेरठ नगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में मरीजों के परिजनों को रेमडेसिविर इंजेक्शन मुहैया कराया जा रहा है। डिप्टी सीएमओ पूजा शर्मा ने बताया कि रेमडेसिविर का डिस्ट्रीब्यूशन यहां हो रहा है। सरकार की मुहिम है, सरकार को जिस कीमत पर इंजेक्शन मिलता है उसी कीमत पर हम लोगों को मुहैया कराते हैं। देखिए, ये इंजेक्शन रेमडेसिविर का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से हो रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंजेक्शन रेमडेसिविर कोरोना पेशेंट्स के लिए वेरी स्ट्रांगली इंडिकेटेड बाय द फिजिशियंस है, और हमको उसको कोरोना मरीज को तुरंत अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट चूंकि इंजेक्शन हमारे प्रदेश में और हमारे शहर में आसानी से प्राप्त लोग नहीं ले पा रहे थे, तो और जब मिल रहा था वो बहुत ऊंचे दामों पे, या कहना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा उस पर एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा था। तो सरकार की मुहिम है कि उन्होंने जो इंजेक्शन कॉरपोरेशन से डायरेक्ट मिल रहा है, मतलब कि हम सस्ते जो बेसिक उसकी जो
जितना हमें सरकार को पड़ता है लेने का, उसी तरीके से इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये वही इंजेक्शन है जो मेडिकल कॉलेजेस में या सरकारी अस्पतालों में इंजेक्शन रेमडेसिविर लग रहा है। और ये हम लोग चाहते हैं कि निजी चिकित्सालय जहाँ पे मरीज भर्ती है और इंजेक्शन मुहैया नहीं हो पा रहा है या बहुत ऊंचे दामों पे हो रहे हैं, वहाँ पे वो मरीज अपने उनके अटेंडेंट आके यहाँ से इंजेक्शन ले लें। देखिए, इंजेक्शन रेमडेसिविर ऐसा नहीं है कि 3000 मरीज है, 3000 को लगाने की जरूरत है। उन्हीं मरीजों को लगाने की जरूरत है जिनका एक स्पेसिफिक मेडिकल इंडिकेशन होता है। तो हम लोग वो कागज जमा कर रहे हैं जिसमें स्पेसिफिक मेडिकल इंडिकेशन शो हो रहा है, और ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि मरीज को जाके इंजेक्शन लगे। इसलिए मरीज का आधार कार्ड और जो लेने गया है उसका आधार कार्ड। लॉकडाउन के चलते जहां दिल्ली से सटे फरीदाबाद के बाजार पूरी तरह बंद हैं, वहीं मेडिकल स्टोर्स को छोड़कर राशन की दुकानों को भी सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। शहर में पुलिस की गश्त लगातार दिन भर चलती रहती है, यहां तक कि शहर के मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस जांच कर रही है। वहीं शहर के अंदरूनी हिस्सों में भी थाना और चौकी पुलिस बेवजह घूमने वालों को सबक सिखा रही है। अगर कोई बेवजह घूमता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उसका चालान काटा जाता है। एसआई श्री कृष्ण, बीके चौक। लॉकडाउन चल रहा है, इसका पालन किस तरीके से लोगों से करवाया जा रहा है? हमने एक अभियान चलाया हुआ है बीके चौक पे, सभी को रोक के समझा रहे हैं अगर कम से कम निकलो, जब ज़्यादा ज़रूरी काम हो उसी टाइम निकलो। पहले से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी चल रही है, चाहे वो गाड़ी हो चाहे ऑटो हो, सबको रोक के समझा रहे हैं। जिसके पास है उनका पास देख के उनको जाने दे रहे हैं, जिसके पास नहीं है उनको वापस भेज रहे हैं। ऑटो में 2 से फालतू सवारी है उनको उतार रहे हैं। ठीक है, जो बीमार आदमी है उन्हीं को जाने की इजाज़त है, नहीं तो वापस भेज देते हैं ऑटो वालों का, अपने वापस जाओ। अभी भी कई लोग जो हैं बहानेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही यातायात के नियमों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। हाँ, बहानेबाजी करके भी निकल रहे हैं। कोई कह रहा है जी मैं यहाँ दवाई लेने गया था, वाहियात में 10। और फिलहाल वक्त हुआ एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। समूह नानक नाम लेवा सतपिता, बहुत ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਨੀਲ ਖੇਤ ਰੋਡ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दमदार समाचार लगातार। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार अभिनेता दिलीप ताहिल के बेटे ध्रुव ताहिल से पूछताछ की, जिसके बाद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। पूछताछ में ध्रुव ताहिल ने एंटी नारकोटिक्स सेल को बताया कि वो कई ड्रग्स पेडलर्स के संपर्क में था, उनसे ड्रग्स खरीदकर अपने दोस्तों के साथ बैठकर लेता भी था।
इस खुलासे के बाद एंटी नारकोटिक्स सेल के अधिकारियों का दावा है कि आने वाले दिनों में बॉलीवुड से जुड़े कुछ और नामी गिरामी लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस खुलासे के बाद एक बार फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री नारकोटिक्स एजेंसियों की रडार पर आ गई है, क्योंकि इसमें बॉलीवुड से जुड़े कई और लोगों के शामिल होने के सुराग मिले हैं। कुछ और गिरफ्तारियां होनी तय हैं। दरअसल एंटी नारकोटिक्स सेल ने ध्रुव ताहिल को बुधवार को गिरफ्तार किया था। ध्रुव का नंबर इसी मामले में गिरफ्तार किए गए ड्रग्स पैडलर मुजम्मिल शेख के फोन से एंटी नारकोटिक्स सेल को मिला था। शेख के मोबाइल की जब गहराई से जांच की गई तो ध्रुव ताहिल ने चैट पर बात होने का सुराग की बात कबूली, जिसमें ड्रग्स से संबंधित चैट भी शामिल है। ध्रुव ताहिल ने मुजम्मिल के बैंक खाते में अपने खाते से कई बार पैसे ट्रांसफर किए थे। 6 बार इन पैसों से ड्रग्स खरीदी गई थी। ध्रुव 2019 से लगातार मुजम्मिल के संपर्क में था। हम लोग 20 तारीख इस महीने की 20 तारीख को एएमसी बांद्रा की तरफ से जो कि पेट्रोलिंग करते समय हमको एक खबर मिली कि ऐसा मुजम्मिल शेख नाम का लड़का है, वो ड्रग्स की पेडलिंग करता है। तो उसको हमने बांद्रा एरिया में ही अटैक किया और उसके पास से 35 ग्राम मेफेड्रोन हमको मिला। उस इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ऐसा समझा कि दिलीप ताहिल जी जो एक्टर है, उनका लड़का ध्रुव ताहिल उसे ड्रग्स खरीदता है और उसके दोस्तों को भी देता है। इस तरह फिर बाद में हम टेक्निकल सपोर्ट लेके उसका इन्वेस्टिगेशन जब किया तो बाद में यह पता चला कि व्हाट्सएप चैटिंग के द्वारा इन दोनों में 2019 से लेकर आज तक मार्च 2021 तक बार बार चैटिंग हुआ है ड्रग्स के मामले में। 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम जो भी है, और इकोनॉमिकली भी उनमें लेन देन हुई है। इसका भी हमने बैंक ध्रुव की बैंक अकाउंट और मुजम्मिल जो एक्यूज है उसके बैंक अकाउंट से चेक किया तो कम से कम 6 बार उन दोनों का ट्रांजेक्शन हुआ था। और इससे यह पता चलता कि फिर वो उसका इस सीआर में या गुने में सब आ गए। उसके अनुसार हमने उसको एक सूचना पत्र भेजा था। सूचना पत्र देने के बाद भी वो नहीं आया, वो कोर्ट में चला गया एंटीसेप्टरी लेने के लिए, लेकिन माननीय कोर्ट ने उसको बेल रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद में वो खुद इधर आ गया और उसको फिर सीआर नंबर 34/2021 एनडीपीएस एक्ट के अंदर। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री चौधरी बहादुर सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए। दादरी स्थित गागड़वास में लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। वे सन 2000 से 2005 तक प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे। सैकड़ों नम आंखों ने पूर्व मंत्री को अंतिम विदाई दी। वहीं उनके आईएएस पुत्र जगदीप सिंह और पूर्व आईएएस संदीप सिंह ने उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। बता दें कि पूर्व शिक्षा मंत्री बहादुर सिंह का बीती रात दादरी स्थित आवास पर करीब 87 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनके निधन की सूचना से कई हिस्सों में शोक की लहर दौड़ गई, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को सुबह ही पैतृक गांव लाया गया। हालांकि परिवार के सदस्यों ने कोविड-19 के चलते लोगों को इकट्ठा न होने की अपील की थी। बावजूद इसके सैकड़ों लोगों की संख्या में लोग अपने चहेते पूर्व मंत्री को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। यूपी के मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद 2 पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर एक दूसरे पर फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान अवैध असलहों के साथ प्रधान और उनके समर्थक नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फायरिंग की सूचना पर थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और 4 युवकों को हिरासत में लिया गया। साथ ही उनके पास से भारी मात्रा में असलहा और कई पेटी राउंड भी बरामद किए। वहीं दोनों पक्षों से लगभग 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में डेंसो चौक के पास पार्किंग में खड़े ट्रक में अचानक से भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना फायर स्टेशन सिडकुल को दी गई। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन की भीड़ घटनास्थल पर पहुंच गई और आग बुझाने की कोशिश की। आपको बता दें कि ट्रक में आग इतनी भीषण लगी थी कि आसपास खड़े अन्य वाहनों को भी नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन दमकल विभाग की मुस्तैदी के चलते आग को वक्त रहते सावधानी पूर्वक बुझा दिया गया। फिलहाल आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। देखो, हमें यहाँ पर टेलीफोन से सूचना मिली है कि डेंसो चौक पे एक ट्रक में आग लगी है और हमारे यहाँ से एक यूनिट हमने रवाना करा यहाँ से आग बुझाने के लिए। तो वहाँ पर यूनिट ने अपने वाहन से पंपिंग करके आग बुझाया है। ट्रक खाली था, उससे पता करने में पता चला कि ट्रक देहरादून से वापस आ रहा था, जो सीएनजी से संचालन हो रहा था। जैसा
तो संभवतः ट्रक चालक को भी पूछा कि भाई कैसे लगी, तो फिर वो कह रहा कि ये CNG के ही कारण से आग लग सकती है, बाकी तो CNG का पाइप फट गया कि आवाज़ में घटना। आज हरियाणा के रेवाड़ी में तेज रफ्तार डंपर और कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम से 5 दोस्त शादी समारोह में हिस्सा लेने गए थे। इसी बीच वापस लौटते वक्त रेवाड़ी नारनौल मार्ग के पास हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच में जुट गई है। गांव से महेंद्रगढ़ खैराना से लगन समारोह अटेंड करके वापस अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक हाईवा गाड़ी आई जो अपनी गाड़ी को और स्पीड चलाता हुआ आ रहा था, उससे वो गाड़ी टकरा। नाम में घोषित कर दिया, जिसके नाम राहुल, दिवाकर, तरुण यादव और राजवीर, आरोप मोकरवास, थाना बिलासपुर, गुड़गांव है। डंपर चालक कलेक्टर समझते हैं कि उन्हें ही काम आता है। हमने भी मेहनत करके पढ़ाई की है, तभी तो नौकरी लगी है। कलेक्टर ऑफिस बंद है और लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों के परिवार उजड़ गए और आप सिर्फ 2-2 घंटे मीटिंग में वक्त खराब कर रहे हैं। राधा स्वामी आश्रम पर ही फोकस किया जा रहा है, जबकि ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा सकता था। मौत का आंकड़ा प्रशासन छुपा रहा है। आरोप लगाते हुए ये बातें इंदौर की स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गजरे ने की। कलेक्टर मनीष सिंह के रवैये से आहत होकर उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर मनीष सिंह लगातार रोजाना काम के लिए दबाव बना रहे थे। राधा स्वामी सत्संग आश्रम में अस्थायी नर्सों की नियुक्ति के लिए रोजाना दबाव बनाया जा रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारी कमरों में बैठकर केवल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ऑर्डर दे रहे हैं। जिला प्रशासन का काम है कि वो ऑक्सीजन की व्यवस्था करे, लगातार हो रही मौत पर नियंत्रण करे, लेकिन कलेक्टर हमेशा स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। हैदराबाद के चिड़ियाघर में 8 शेरों में कोरोना वायरस के लक्षण मिलने के बाद देश के कई टाइगर रिजर्व और वन विभाग सतर्क हो गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित वन विहार को हाई अलर्ट किया गया है। साथ ही प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व, सेंचुरीज और चिड़ियाघरों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बता दें कि भोपाल के वन विहार में अब वन्य प्राणियों के कमरों को हर दिन सैनिटाइज किया जा रहा है। जानवरों को गर्म पानी में डालकर मांस खाने को दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, जानवरों की देखरेख करने वाले तमाम कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई है। इंदौर और ग्वालियर के चिड़ियाघरों में भी वन्य प्राणियों को मिनरल्स और एंटीवायरल दवाएं देना शुरू किया गया है। साथ ही राज्य के सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, संजय, डुबरी समेत तमाम टाइगर रिजर्व, सेंचुरीज को आगामी आदेश के लिए बंद किया गया है। हरियाणा के पलवल में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर योगेश मलिक ने बताया कि जिले में अब तक 1,32,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य पूरा हो चुका है। भारत सरकार के मुताबिक 2 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगाने का काम जारी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वैक्सीनेशन के साथ 2 गज की दूरी का पालन भी किया जाए, हाथों को सैनिटाइज से साफ किया जाए और मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। डॉक्टर योगेश मलिक ने बताया कि टीकाकरण का काम पूरे जिले भर में चलाया जा रहा है, जिसके चलते 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन की डोज भी लगाई जा रही है। कार्यक्रम के दौरान जिले में अब तक 1,32,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिनमें 40 लोग भी शामिल हैं। साथ ही इनमें से करीब 12,800 के करीब 45 से ज्यादा यानी 60 साल की उम्र के लोग भी शामिल हैं और 92,000 के करीब 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जा चुका है। ईयर है, मैंने ये कोरोना की फर्स्ट डोज लगवाई है। मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। मैं सभी लोगों से ये आग्रह करूंगा, ये विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग ये वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि इस बीमारी के फैलते हुए इसको लगवाना बहुत ज़रूरी है। सभी लोग इसको जरूर लगवाएं। किसी तरह कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं हुई है जी, बिल्कुल पता भी नहीं लगता है। ज़रूर लगवानी चाहिए, सभी को लगवानी चाहिए, क्योंकि बीमारी बहुत घातक है, बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं। इसको देखते हुए, देश की सुरक्षा को देखते हुए, अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए ये वैक्सीन सभी जरूर लगवाएं। टीकाकरण का कार्य पूरे जिला पलवल में चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सेकेंड डोज भी लगाई जा रही है और 2 तारीख से हमने 18 से 44 साल की जो हमारी युवा पीढ़ी है उनका भी टीकाकरण शुरू कर दिया है। इस कार्यक्रम के तहत जिले में अब तक टोटल 1,32,000 टीके लगाए जा चुके हैं,
जिनमें से 40,800 के करीब 45 से 60 की उम्र के लोग हैं और 92,000 के करीब जिनमें से 60 से ऊपर के लोगों को ये टीका लग चुका है। इनमें से हम तकरीबन 12,000 लोगों को सेकेंड डोज लगा चुके हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जिले में कि हरियाणा सरकार की तरफ से ही, स्टेट की तरफ से ही वैक्सीन है जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपलब्ध हो रही है, जिसके कारण हमें भी परेशानी भुगतनी पड़ रही है और आमजन को भी परेशानी भुगतनी पड़ रही है। इसी के साथ जोड़ते हुए मैं बताऊंगा कि आज से हमने सेकेंड डोज का कार्यक्रम जिला पलवल और होडल में दोबारा शुरू कर दिया है। तो सभी से अपील रहेगी कि जिनकी सेकेंड डोज कोविशील्ड की बाकी है वो या तो अपने जिला पलवल के अस्पताल में आकर लें, या अगर वो होडल से रहने वाले होडल एरिया के हैं तो वो होडल अस्पताल में जाकर अपनी सेकेंड डोज ले सकते हैं। कोवैक्सीन की अभी हमारे पास सप्लाई नहीं आई है। जैसे ही कोवैक्सीन की सप्लाई आती है हम पूरे जिले को इस बारे में सूचित कर देंगे ताकि जिन्होंने कोरोना के इस काल में समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इन लाशों को देखकर भी मेडिकल स्टोर संचालकों का दिल नहीं पसीज रहा। यही वजह है कि ऑक्सीजन पर लगने वाला मीटर जिसकी कीमत बाजार में महज 600 रुपए है, उसे मेडिकल स्टोर संचालक मरीज के हालात के मुताबिक 4,000 से लेकर 7,000 तक में बेच रहे हैं। और यही हाल इन दिनों यमुनानगर में भी देखने को मिल रहा है। कोरोना से पीड़ित मरीज दूर दूर से आकर यहां दाखिल हो रहे हैं और ऐसे में ऑक्सीजन की भले ही जिले में कोई कमी ना हो, लेकिन ऑक्सीजन के सिलेंडर और उस पर लगने वाले ऑक्सीजन के मीटर जमकर ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। ऑक्सीजन मीटर कितने का है? है नहीं? कहाँ से मिलने की संभावना? वैसे है कितने का है ऑक्सीजन मीटर? फिर भी ट्राई कर लो, तो जहाँ से चीज मिले ले लो। कितने तक की मिल सकती है? कोई आइडिया? लोग अपने पैसे साथ मांगते हैं। कितने की थी? जिससे हम तो डील करते हैं। हाँ जी, 7500 रुपये ऑक्सीजन किट है अपने को? बदनामी बोल रहे क्यों लीजिए? कितने को मिलेगी? पता करना, दे देगा कोई ना कोई आपको। फिर भी ऑक्सीजन किट हाँ मिल जाएगा आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे में वो हो जाएगा सर। क्या कितने का है? लगभग 4,000 के आसपास होगा, 3 या 3.5 4 के, क्योंकि वो इंडिया में तो इसमें अवेलेबल नहीं है, हमने इम्पोर्ट कराया है। अच्छा जी। उसमें ड्यूटी बहुत लगती है। उसके साथ आपको अलग से एक चाबी खरीदनी पड़ेगी, वो 200 की। 200 रुपये चाबी भी नहीं होगी हमारे पास, नहीं पड़ी। कल चाचू जाएंगे मंगवा देंगे। आधे घंटे के बाद आ जाएगा। देखिए, ये आपने मुझे जैसे किया है कि ऑक्सीजन फ्लो मीटर है और कुछ लोग उसको ओवरचार्ज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास मैंने इंस्ट्रक्शन दी है, अभी भी अपने ड्रग कंट्रोल ऑफिसर को से भी बात करी है, क्योंकि ये उनके डोमेन में आता है कि कोई भी व्यक्ति, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के भी, मुख्यमंत्री जी के भी, और सभी लोगों के ये आदेश हैं कि किसी तरीके की भी कोई कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। और इससे भी ऊपर उठकर यदि हम बात करें तो ये एक ह्यूमैनिटी के क्राइसिस का समय है। ऐसे समय में अगर कोई मुनाफाखोरी का काम करता है तो उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, उसे कोई भी सहानुभूति नहीं होगी। जहाँ हमें हमारी संज्ञान में आता है या हमें पता लगता है, हम तुरंत उस पर त्वरित जो है वो कार्रवाई, जो भी विभाग हमारा इसके लिए अधिकृत है वो कार्रवाई। यूपी के मुरादाबाद जिला प्रशासन द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें ऑक्सीजन के लिए प्रशासन को मैसेज करना होगा, जिसके बाद मरीज की स्थिति देखकर ऑक्सीजन वेरीफाई करके मरीज तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। मुरादाबाद प्रशासन द्वारा जारी किए गए नए नियमों को लेकर ऑक्सीजन गैस रिफिल कराने वाले तीमारदारों में खासा गुस्सा है। रामपुर रोड स्थित कलिंगा गैस एजेंसी के बाहर सुबह से लाइन में खड़े ज्यादातर लोग हताश होकर वापस घर लौट गए, लेकिन जो लोग अपनों की जान बचाने की आस में ऑक्सीजन लेने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि उनका भी ध्यान रखा जाए। जो लोग एंड्रॉयड फोन नहीं चला पाते वो लोग किस तरह से नए नियमों का पालन कर पाएंगे। तब तक उनका मरीज दम तोड़ देगा और अगर इन लोगों की मौत होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। किस लिए आया वो? मरीज के लिए आए। मरीज हमारा अस्पताल में पड़ा है, ऑक्सीजन की जरूरत है, वो मरने वाला। आज 5 दिन हो गए गैस ही नहीं मिल रही है। बता कौन से अस्पताल में है जी? कौन से अस्पताल में? चांद हॉस्पिटल में।
मोबाइल छोड़ो, मोबाइल है पता व्हाट्सएप कैसे करें, किससे करें, क्या करें, हम तो पढ़ना भी नहीं जानते। मोबाइल है हमारे पास ही, अब बता इससे व्हाट्सएप हो जाएगा, ये बता। अब पढ़ने को क्या लिखा है हमसे पढ़ा, क्या पता क्या लिखा, हमसे पढ़ा ही नहीं जा रहा तो हम क्या बताएंगे आपको, या किसी अनपढ़ लोग अनपढ़ है बहुत सारे, वो क्या करेंगे, अनपढ़ ही खड़े हैं सब। ये छोटे छोटे मोबाइल है, ये सारे मोबाइल है, गरीब आदमी तो क्या करेगा, गरीब आदमी लग रहे हैं हटाने। अब ये गरीब आदमी परेशान है बेचारा, सुबह 5 बजे से पढ़ाऊंगा, सुबह 5 बजे से पढ़ाऊंगा यहाँ, 5 बजे से का नंबर नहीं आया, गाड़ियाँ भर भर के जा रही है यहाँ से, अस्पतालों को जा रही है और यहाँ लाइन लगाए पड़े सुबह 5 बजे से। नहीं, जैसे अस्पतालों को कह रहे हैं, क्या अस्पतालों में नहीं जानी चाहिए, क्या पूछ रहा हूँ। तो अस्पतालों को भी जानी चाहिए, लेकिन जो यहाँ उन्हें भी मिलनी चाहिए ना। जो मरीजों को घर में इलाज हो रहा है, बेड खाली नहीं है वहाँ। पंजाब के फगवाड़ा में एसएचओ को मिनी लॉकडाउन के दौरान रूटीन गश्त पर गरीब सब्जी वालों को दबंगे दिखाना भारी पड़ गया। एसएचओ की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल होने के बाद पंजाब पुलिस के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने तुरंत प्रभाव से एसएचओ को सस्पेंड किया है। पंजाब के कपूरथला में फगवाड़ा थाना क्षेत्र के एसएचओ नवदीप सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त पर निकले थे। इस दौरान वो दुकानें बंद कर रहे थे और भीड़ को हटा रहे थे। सरकार द्वारा सब्जी मंडी न लगाने का आदेश है, तभी उन्होंने बिना कुछ कहे एक सब्जी वाले की दुकान पर मिर्च से भरी टोकरी पर लात मार दी। भले ही फिल्मी स्टाइल में सिंघम बनने की कोशिश नवदीप सिंह ने की जरूर थी, लेकिन अब उन पर यह एक्शन ही भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद लगातार क्षेत्र में उनके इस कृत्य की कड़ी निंदा की जा रही थी। इसके साथ ही लोगों ने ट्विटर पर डीजीपी से एसएचओ की शिकायत की, जिसके बाद डीजीपी ने नवदीप सिंह को सस्पेंड कर दिया। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। मामले की सीरियसनेस को देखते हुए एसएचओ सिटी में हरियाणा में रोहतक जिले के टिटोली गांव में अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है। बुधवार को रोहतक जिला प्रशासन ने इस पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया। इस गांव में पिछले एक सप्ताह में लगातार 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान गई है, जिनमें युवा भी शामिल है। जब ऐसी चर्चा शुरू हुई कि ये मौत कोरोना की वजह से हो रही है, तो गांव में हड़कंप मच गया। इसकी वजह के पीछे इतना ही पता चल गया तो इन सभी लोगों को तेज बुखार आया था। इसके बाद ही जिला प्रशासन ने गांव में आने जाने वाले 3 रास्तों को सील किया, ताकि यहां से संक्रमण बाहर ना फैल पाए। स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को 102 सैंपल लिए थे, इनमें से 28 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रविवार को 80 सैंपल इसी गांव से ले गए थे, इनमें से 21 पॉजिटिव पाए गए। मंगलवार को यहां लिए गए 42 सैंपल्स में से 9 पॉजिटिव पाए गए। रोहतक के एसडीएम का कहना था कि टेस्ट से किए गए 25% लोग संक्रमित पाए गए थे। अब यहां बड़े स्तर पर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को शुरू किया जाएगा। और फिलहाल वक्त हो एक और ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का
अनावश्यक भंडारण न करें, अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और एक बड़ी खबर से रुख करेंगे जहां जो कि राजस्थान से आ रही है, जहां पर अशोक गहलोत सरकार ने कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। जी हां, गहलोत सरकार का यह बड़ा फैसला, राजस्थान में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है। जिस तरह से कोरोना में लगातार इजाफा हो रहा है, मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, उसे देखते हुए राजस्थान में 10 मई से सुबह 5 बजे से 24 मई तक शाम 5 बजे तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। प्रदेश में तमाम विवाह समारोह पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद, अशोक गहलोत सरकार का ये बड़ा फैसला, कोरोना के मद्देनजर राजस्थान में लगाया गया है संपूर्ण लॉकडाउन। ये बड़ी खबर अपने आप में आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई शाम 5 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। राज्य में विवाह समारोह पर रहेगा पूरी तरह से अंकुश। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि जो अशोक गहलोत सरकार की तरफ से आई है, अशोक गहलोत ने अपील की है। लॉकडाउन को देखते हुए झज्जर में पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। रोहतक में यदि बगैर काम के कोई घर से बाहर निकलेगा तो उसके खिलाफ पुलिस FIR दर्ज कर सकती है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है महिला पुलिस थाना प्रभारी का। गुरुवार को एक विशेष अभियान के तहत सड़कों पर निकली महिला पुलिस ने बगैर काम के अपने घरों से बाहर निकले अनेकों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और उनके चालान काटे गए। इन लोगों में कई ऐसे भी थे जो बगैर किसी काम के तो लॉकडाउन में घर से बाहर निकले हुए थे। साथ ही उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क तक भी नहीं लगाया हुआ था। पुलिस अधिकारी कविता ने बताया कि जो पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ धारा 144 के तहत FIR भी दर्ज की जाएगी। अफसरान वाला के भी आदेश हमारे पास आ रहे हैं जी। पब्लिक को समझाया जा रहा है जी। वाहियात में ना घूमे और मास्क लगा के सैनिटाइजर का और उचित दूरी बनाए रखें। और धारा 144 लागू हो चुकी है, लॉकडाउन लग चुका है, तो वाहियात में पब्लिक ना घूमे। और अगर कोई घूम रही है बिना किसी कारण के उनके चालान किए जा रहे हैं। तो मैम जैसे कोई मास्क नहीं ले रहा, आपने मास्क भी वितरित किए हैं। हाँ जी, जो कोई अगर मास्क नहीं ले रहा उनके चालान भी कर रहे हैं और मास्क तो मैम एक हिदायत भी दी जा रही है पुलिस की तरफ से कि भी बेफजूल की में ना घूमे, भाई अपना बचाव करे, घर पे ही रहे। बिल्कुल, सभी को हिदायत भी दी जा रही है। पहले समझा भी दिया जा रहा है, हिदायत दी जा रही है कि बेफजूल में ना घूमे। अगर कोई बहुत ही आवश्यक जरूरी काम हो तो ही बात नहीं, तो कानूनी कार्रवाई भी की। चिलचिलाती गर्मी के बीच मौसम ने एक बार फिर अपना मिजाज बदल लिया है। राजधानी दिल्ली में काले बादल छाने के साथ ही बारिश शुरू हो गई। पश्चिमी दिल्ली के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे हैं। वहीं अन्य कई इलाकों में तेज हवा की वजह से बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। मौसम सुहावना हो गया है। पिछले कई दिनों से गर्मी की मार झेल रही दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के लिए ये बारिश राहत लेकर आई है। दिल्ली NCR में बादल छाए हुए हैं और रात तक कुछ और इलाकों में बारिश हो सकती है। हरियाणा में सांपला के पूर्व पार्षद संदीप गोली की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के गुरुग्राम के इस्माइलपुर से सामने आई है। जानकारी के मुताबिक हत्या की वजह PG में हुआ विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल गुरुग्राम सदर थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि संदीप उर्फ मॉनिटर रोहतक जिले की सांपला नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 से पूर्व पार्षद था। वहीं वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आई है, जो कि CCTV में कैद हो गई है। संदीप की हत्या का आरोप मनीष और जॉन्टी पर लगा है। दोनों आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के
15,416 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान सबसे ज्यादा मौत के आंकड़े भी डराने वाले हैं। सुबह में 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से 181 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 1,13,425 हो गई है। वहीं एक दिन में 10,640 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। बुधवार को केवल 3 रेवाड़ी, नुहू और चरखी दादरी जिले ऐसे रहे जहां पर कोरोना मरीज की कोई मौत नहीं हुई। संक्रमण दर 7.33% और रिकवरी दर घटकर 78.82% हो गया है। गंभीर मरीजों की संख्या 1,443 है। इनमें से 1,214 ऑक्सीजन और 229 वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। आपको बता दें कि कोरोना के सबसे ज्यादा भिवानी में 18 संक्रमित सामने आए हैं। यूपी में फतेहपुर के मंगेरमऊ गांव में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद चुनाव हारे उम्मीदवार ने जीते उम्मीदवार के घर पर हमला बोल दिया। घरों में रखे सामान समेत घरों में खड़ी बाइक पर तोड़फोड़ की गई और घर के बाहर मौजूद कुछ और सामान को भी तोड़ दिया गया। मौके से फरार बताए जा रहे हैं जिन आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं पीड़ित पक्ष ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की तहकीकात में जुट गई है। नुकसान हुआ है, देख लो हमारे घर की अलमारी जावेदी ने तोड़ा है और उसके साथ इम्तियाज, अखरार, फिरदौस, मुंसाद और उसका साला जो है इरफान और नसीम, समीम और इंतीज एक है, चांद भी है। हमारे घर में ऐसा देखो तोड़ फोड़ हुआ है। हमको गाली फजीता अब मार भी रहे थे, कह हम अपने आदमी को अंदर हमारे देखो तो पूरा सब उसने किया है। वही सब लोगों ने, उनके साथ और भी थे, चढ़ाई करके आए हमारे घर में, हमको मारने लगे, हमारे आदमी को मारने लगे। हमने कहा न मारो तो हमको गाली दे रहे थे। इसको हमारी बहू देखो कैसे हालत में हमारी बहू है, इसको भी मारा है खींच खींच के, हमारे भी गाल में तमाचा मारा है। जवेदी ने और इम्तियाज ये सब लोग थे और ये समीम मुल्ला कहते हैं और वो ग्राम मंगरेमऊ थाना हदगांव में 2 पक्षों में आपसी विवाद हुआ। इस संबंध में दोनों तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है और दोनों तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हरियाणा में आज से सोने की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखी गई। गुरुग्राम के सराफा बाजार में आज सोने के भाव में प्रति 10 ग्राम 270 रुपए की गिरावट आई। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 45,490 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। 5 मई को 22 कैरेट सोने की कीमत 45,760 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं 24 कैरेट सोने के भाव में 350 रुपए की गिरावट देखी गई। यहां आज 24 कैरेट सोने का रेट 47,750 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं कल 24 कैरेट सोने का रेट 48,100 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं फरीदाबाद की बात करें तो यहां भी 22 कैरेट सोना सस्ता हुआ है। गुरुवार को 22 कैरेट सोने की कीमत 45,460 रुपए प्रति 10 ग्राम रही, जबकि कल 45,790 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। यहां पर 22 कैरेट सोना 330 रुपए सस्ता हुआ है। वहीं 24 कैरेट सोने का रेट 47,770 रुपए प्रति 10 ग्राम है। यहां बुधवार को 24 कैरेट के सोने की कीमत 48,060 रुपए थी। हरियाणा में चरखी दादरी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां से पुलिस ने अवैध शराब ले जा रहे एक कंटेनर को पकड़ा है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम ने कंटेनर में से 290 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना झोजू कलां पुलिस की टीम गश्त कर रही थी। इसी बीच एक कंटेनर तेज गति से आ पहुंचा और अचानक पुलिस को देखकर महेंद्रगढ़ की तरफ भागने लगा। पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस मामले में आगे की तफ्तीश में जुट गई है। दादरी रोड पर चांग रोड के नज़दीक जो है एक हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टीज लगी हुई हैं कोरोना से संबंधित, तो वो जब चेकिंग कर रही थी तो एक कंटेनर वहां से उस साइड से आता हुआ दिखाई दिया। तो उसने हमारे पार्टी को देख के वहां से वापस मोड़ के महेंद्रगढ़ की तरफ भागने लगा। उस शक के आधार पर उसका पीछा करके उसको इंटरसेप्ट किया पुलिस ने और उसको पकड़ लिया। कंडक्टर और जो उसके क्लीनर थे, वो दोनों जो ड्राइवर थे तो वो भागने लगे, तो उनको भी हमने काबू कर लिया। तो ये जो कैंटर था देखने में तो ऊपर इसमें टी-शर्ट्स भरी हुई थी बक्से, लेकिन फिर हमें और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।